नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम के बाद हम सिंप्लीफिकेशन के रूप में बाकी बचे हुए जितने कॉन्सेप्ट उसको कवर करेंगे। तो अभी देखो, हमको फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है, सर्ड इंडाइसेस, पावर, राइट, सीरीज। तो इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं कि हम एक इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। जो अभी हमारा नंबर सिस्टम में जो और कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं उसको हम इधर कवर करेंगे। बेसिकली इसको हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम का पार्ट तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, वह सब सारा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहला और सबसे आसान टॉपिक लेके शुरुआत करते हैं फैक्टर और डेसिमल फैक्टर से, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन से। तो देखो, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन देखो, इसको अगर हिंदी में बता दूं तो इसको बोला जाता है भिन्न। डेसिमल मतलब दशमलव भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं कहूँ कि अगर जिसमें आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया या मैंने आपको 10 रुपये उधार दिया और बाद में मान लो आप मुझे केवल 5 रुपये लौटा रहे हो, तो मैं कहूँगा कितना रुपया आपने लौटाए, तो आप कहोगे 5 रुपये लौटाए, यानी कितना हिस्सा लौटाया आपने। तो 5 पूरा कितना लिया था, 10 रुपया, तो यानी 1/2 हिस्सा आपने लौटा दिया, यानी 5 रुपये लौटा दिया, यानी आधी राशि अभी आपने लौटा दिया, अभी आधी राशि आपको लौटानी है। उसी तरह जैसे हम एक सर्किल है, मान लो एक कोई, ठीक है, पिज्ज़ा है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से आधे आधे से डिवाइड कर दिए, तो आप कहोगे 4 भागों में हमने इसको बांट दिया। तो जो एक भाग होगा उसको क्या बोला जा सकता है, यह 1/4 होगा। यह क्या होगा, 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा पूरे पिज्जे का। तो यानी यह वाला जो भाग हो गया पूरे पिज्जे का क्या होगा, 1/4 हो गया। अगर इसको परसेंटेज बोलना चाहो तो यह क्या हो गया, 25%। अब देखो, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। जैसे मैंने अगर a/b लिख दिया तो ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर होगा यह। और यह क्या होता है, यह डिनोमिनेटर। इन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बताया था आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको हिंदी में बोला जाता है हर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट बताया है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो, अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा हो a/b और a जो b से छोटा होगा तो इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2, 2/4, मान लो ये कई बात हो गई, इसको लिख दो 2/8 लिख लो, 5/25। ठीक है, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या छोटा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, जस्ट रिवर्स है कि a क्या है, b से बड़ा है, a क्या है, b से बड़ा है, तो इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि 2/1 हो जाए, 8/2 हो जाए, 7/2 हो जाए। ठीक है, ये सभी क्या एग्जाम्पल हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आपको समझ लेना कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे यही हमारा 2 है, 2 एक नेचुरल नंबर, इसको हम क्या है, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। और ये क्या हो गया, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 4 को लिखना चाहो तो 4/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत, दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो हम कहेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, जैसे इसी में अगर हम कहें कि 2 की पावर जीरो हो जाए तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्या होगा कि किसी भी रियल नंबर को, नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं।
तो एक फ्रैक्शन यह हुआ प्रॉपर, दूसरा हमारा इम्प्रॉपर हो गया, तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा होगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया कि देखो, अगर हम जब एक नेचुरल नंबर, ठीक है, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन को मिक्स करते हैं, यानी दोनों को एक साथ में लिखेंगे, तो वह क्या होगा, हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन होता है। जैसे तो इसमें समझ लो दो पार्ट होता है, एक क्या होगा, एक आपका यह नेचुरल नंबर होगा और एक क्या होगा आपका, इसका हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, यह हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसको बोला जाता है कि मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 1/2, ठीक है, इसको इसे पढ़ेंगे 1/2 या 1/2, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो देखो, फिर इसको सॉल्व कर, अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना चाहोगे, 2 एकम 2 2 1 3, तो यानी सभी मिक्स फ्रैक्शन है जो मिक्स फ्रैक्शन होगा हमारा, अगर इसको हम सिंपली फ्रैक्शन में बनाना चाहेंगे तो यह क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है। यार देखो ऐसे है ना, हमारा 1/2 है, चाहो तो आप क्या करो, इसको 1/2 करने के लिए क्या लिख सकते हो, 2/2 लिख सकते हो, और बेस हमारा बराबर होगा तो ऊपर वैल्यू जुड़ ऐड हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। या इस तरह से भी क्या जा सकता है, ऐसे करोगे 2 एकम 2/2 2 एकम 2 और फिर इसमें ऐड कर दोगे 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 2 1 3/2। तो यह हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। दूसरी चीज़ एक छोटी सी हो सकता है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, नोट कर लेना। जैसे यह वैल्यू हम लिख दें 2/7 -5/3, ठीक है, -9/5, कुछ भी हो, यह कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, यह फ्रैक्शन लाइक वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं। इनको हम बोला जाता है कि भिन्न के जैसे दिखने वाले नंबर है, लेकिन यह क्या होंगे कि यह फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो यह क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा आपका, राइट। आगे बढ़ें। अब एक होता है कि लाइक फ्रैक्शन। देखो इन सब का अभी आपके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, मैं छोटा छोटा मैं इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ, हो सकता है कि आप जानते रहो, कभी अगर एग्जाम में अगर आ गया तो कम से कम आपके दिमाग में रहना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो। जैसे हम कहें कि 5 3/5, ठीक है, 5 यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो 2/5, यहाँ 5 कर लो, ये 4/5। तो सब में क्या डिनोमिनेटर हमारा फिक्स है, तो इनको बोला जाएगा कि 3/5 2/5 और 4/5 4/5, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। सिंपल सा है, बस इतना कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बराबर है सब में, तो वह लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। अगला होता है हमारा इक्विवेलेंट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी वैल्यू सभी क्या हो, बराबर हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो 1/2 बराबर 2/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या 4/8 लिख सकते हैं। तो क्या है, अगर अल्टीमेटली जो सबकी वैल्यू है वह बराबर 1/2 1/2 1/2, तो इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे बढ़ें। तो अगर इनमें हम ऊपर नीचे से चाहे किसी नंबर से गुणा करें चाहे डिवाइड कर दें, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हमने इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और चाहो तो आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कोई इनकी वैल्यू में अंतर नहीं होगा। तो यानी आप इसमें क्या है, चाहे 2 से गुणा करो चाहे 2 से डिवाइड कर दो, कोई अंतर नहीं होगा। अब एक अगला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शन का। देखो अगर हम बात करें एचसीएफ की, बात करें फ्रैक्शन की एचसीएफ का, तो अभी देखो एचसीएफ पढ़ा नहीं हमने, बस बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर 1/2 और 2/3 का एचसीएफ बोला जाएगा, तो हमेशा न्यूमरेटर का जो आपका क्या करोगे, न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालोगे, और डिनोमिनेटर का क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे। इसी तरह अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में एलसीएम निकालना, न्यूमरेटर में एलसीएम निकालना, और डिनोमिनेटर में क्या निकालना, एचसीएफ। जस्ट रिवर्स, जो पूछा जाएगा उसको न्यूमरेटर में निकालेंगे, और जो उसके बाद क्या डिनोमिनेटर में उल्टा कर देंगे, यानी एचसीएफ निकाल देंगे। तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। अब कुछ प्रॉपर्टी है उसको जान लो। मैं फिर वही कहूँगा कि सारी चीज़ें मैंने एक बार डिस्कस कर रखा है आपको, जब रेशियो का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कंपोनेंट डिविडेंड और बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं, तो बस हमें एक बार क्या है, आपको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद दिलाते जा रहे हैं।
कुछ प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनको ध्यान से समझ लेना। मान लो x बाई वाई कोई एक हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, और यह है क्या, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह प्रॉपर फ्रैक्शन होने का क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, y से छोटी होगी। क्लियर है। तो अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर नंबर को ऊपर नीचे ऐड कर दें, लेट से अगर a को हम ऐड करते हैं ऊपर नीचे, तो यह वैल्यू क्या होगी, जो हमारी मूल, जो हमारा बेसिक फ्रैक्शन, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन था, उससे यह वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी बाई एक्स बाई वाई। ठीक है, यानी जो हमारा मेन फ्रैक्शन क्या था, एक्स बाई वाई था, तो वह इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे किसी पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक से जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 5/8। तो मेन फ्रैक्शन हमारा कितना था, 2/5। 2/5 को कितना लिखोगे, 2/5 हो जाएगा 0.4, और 8/5 कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा ना। तो यह कितना 8×6 = 48। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि क्या होगा, जो बाद वाली वैल्यू है वह क्या होगी, पहले वाले हमारे मूल भिन्न से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। और अगर आप घटा देते हो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो अब यह क्या हो जाएगा, तो मूल फ्रैक्शन जो हमारा होगा, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, जो न्यू फ्रैक्शन से वैल्यू बड़ी होगी। इसको भी अगर आप एग्जांपल समझना चाहो समझ सकते हो। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं कि ऊपर नीचे हम 1 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 - 1 5 - 1। तो देखो यह वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। यह वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ, यह वैल्यू हो जाएगी 1/5। 2/5 कितना था, 0.4 था, यह कितना हो जाएगा, 0.2। तो देख रहे हैं कि जो हमारा नया फ्रैक्शन बन रहा है वह पहले वाले फ्रैक्शन से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो यह कब होगा, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो सारी चीज़ें वाइस वर्सा हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगा। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तब क्या होगा, x + a में y + a अगर ऐड करोगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यह वैल्यू छोटी हो जाएगी। यह वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल, एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई ले लो, 5/2, इसी को लेकर आप अपना इसमें घटा के और जोड़ के आप देख लेना, चीज़ें वही आएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। देखो इन सब सारी चीज़ों को मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसा बोला कि अभी मैं ये सब सारी चीज़ें रेशियो में डिस्कस कर रखा हूँ। आगे देखेंगे। एक छोटा सा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था रेशियो में, कि जैसे मान लो कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारा x/y है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, x - nx में y-, ठीक है, y - ny, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x में y। या आप इसमें ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, x + nx में y + ny = xy। और यह आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर ऊपर से आप x कॉमन ले लो, नीचे से y कॉमन ले लोगे, ऊपर से आप अगर x कॉमन ले लो, नीचे से y कॉमन ले लोगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 - n, नीचे कितना बचेगा, 1 - n, तो 1 - n कट जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको, x/y। तो कभी कभी इस तरह की एक्सप्रेशन आता है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आगे बढ़ें। देखो फ्रैक्शन में अभी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमारा जो क्वांटिटेटिव एग्जाम, जहाँ पे हम एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे हमको इन सब सारी चीज़ों को कोई यूज नहीं होता। अगर आप जानना चाहो तो जान लो। जैसे 3 अभी हमने डिस्कस किया था, 4 एक और जान लो। एक होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। नाम से पता है कि रेसिप्रोकल, जैसे अगर मान लो कि एक हमारा फ्रैक्शन 6 अगर है, तो 6 नेचुरल नंबर है, हमेशा कहें 1/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6।
अगर हमारा 8 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/8 होगा। इसी तरह होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होगा कि जैसे अगर किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, जैसे 1/4 है, अब इसका 1/3 निकालो, तो यानी एक हमारा फ्रैक्शन पहले से है, फिर इसका फ्रैक्शन निकालना है, 1/4 का 1/3 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 यानी 1/12। इसको बोला जाता है कंपाउंड फ्रैक्शन। अगला होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे a/b अपान में c/d, ठीक है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल। या आप ऐसे कह लो कि a अपान में a/b कुछ भी, ठीक है, इस तरह से हमारा होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और अगला होता है हमारा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हम कहें a1 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1 अपान में 3 प्लस 1 अपान में 4 प्लस 1 अपान में 5, तो मतलब ये कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करेंगे भी। तो जो इन सारी चीज़ों को आपको कोई मतलब एग्जाम में ऐसा इस तरह से नहीं आएगा कि बताओ रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सब क्या होता है, केवल आपको क्वेश्चन आते हैं और इनका अगर आपको इनकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन पे। अब आगे बात करेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन, और इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है यह समझेंगे कि फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू और डिजिट और प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने लिखा कोई नंबर, मान लो 2, 3, 4 एंड 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, मैं अगर जिनको ये नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखो, प्लेस वैल्यू को बोला जाता है स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, और इसको बोलेंगे फेस वैल्यू को क्या, अंकीय मान। तो देखो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही होगा, यानी अंकीय मान। एक का एक होगा, चाहे दो हो तो दो होगा, यानी जो नंबर होगा वही उसका क्या होगा, अंकीय मान होगा, वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। तो 5 की फेस वैल्यू कितना होगी, 5 होगी। लेकिन बात करें अगर इसकी प्लेस वैल्यू की तो क्या होगी, तो यह देखो यह किस पे है, यह यूनिट डिजिट है, राइट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना होगी, 5 इंटू 1 यानी कितना, 5। जरा 4 की बात करते हैं, तो 4 की फेस वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू कितना होगी, 4 इंटू, अब यह यूनिट से कितना प्लेस राइट हैंड साइड लेफ्ट है, तो आपको होगा 2 स्थान पे, यानी यह 10th पोजीशन पे है, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। 3 की बात करें, 3 की प्लेस वैल्यू कितना होगी, 3 इंटू, यह कौन सी पोजीशन पे, 100th प्लेस पे है, तो कितना हो जाएगा, 300। और 2 की बात करें तो 2000 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना होगी, 2000। या आप इसी को इस तरह से लिख सकते हो, 2 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 3 4 5। ये बात समझ में आई। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय और अंकीय मान से पूछा जाता है, तो बस इतना ही जानते रहिए कि कोई वैल्यू की फेस वैल्यू वही होगी जो वैल्यू होगी, और प्लेस वैल्यू होती है कि वह किस पोजीशन पे है, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पे हमारा यह हमको समझ में आया कि हम जितना राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उतना क्या हो रहा है, हम उतना जीरो ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 23.4 है, ठीक है, अगर हम इधर अगर मूव करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, या ठीक अभी इसको रहने देते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमने बोला कि इधर जितना जाएंगे उतना क्या होगा, हम जीरो मूव करेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली जिस फ्रैक्शन के बेस में यानी डिनोमिनेटर में 100, 10, 1000 इस तरह की वैल्यू होगी, वह क्या होगा हमारा, उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। बस यही होता है। तो जैसे हमने बोला कि अगर 2 3 4 है, इसके डिनोमिनेटर में अगर मान लो 100 है, तो 100 है यानी हमको क्या पता, 2 जीरो है, तो 2 जीरो अब क्या होगा, ऊपर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी हमको इधर शिफ्ट होना होगा। तो आप क्या करोगे, जितना नीचे जीरो होगा उतना पॉइंट आप शिफ्ट कर जाओगे राइट से लेफ्ट,
तो ये कितना हो जाएगा 2.34। अभी हम इसको पावर सर्ड में भी समझाएंगे, या आप यहीं समझना चाहो देखो यहीं पे समझते हैं कि अगर जैसे कोई नंबर लिखा मान लो 23004, ये हमारा नंबर लिखा है। अब देखो अगर हम चाहते हैं कि इसको इस तरह से लिखें 230.04, तो आपने क्या है कि दो स्थान क्या हुआ, शिफ्ट किया। यहाँ से आप इधर आए तो आपने क्या किया, 2 जीरो हमको चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, 2 जीरो ले लेंगे क्योंकि ये 100 हो जाएगा। फिर जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 जीरो हट जाएगा। और इसी को नंबर को अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, 00 यहाँ पे अगर इधर बढ़ना चाहते हैं, राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं, तो 23, ठीक है, 0, तो इसको आप क्या करोगे, इस तरह से लिख लेना, इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाते, 2 जीरो को उसको क्या हम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 जीरो हमने कम कर दिया तो इसको हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है, यानी पावर में 2 कर दिया। अब देखो छोटा सा और एक चीज़ कि फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन हमको आना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन हमारा कि 2.34 है, यह क्या है, एक डेसिमल है, एक डेसिमल वैल्यू है। अब इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन बदलना चाहेंगे तो आपको अगर 23.4 है ना, तो जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे 1 लिख देते हैं, और जितना पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर तो 1 नंबर लिख देंगे। और अगर मान लो यहाँ 5, 6, 7 होता तो 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट, और पॉइंट के बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक, तो 1, 2, 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरह से ये तो हमारा वो डेसिमल से हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल से अगर हम इसको चाहे तो डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना चाहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं डेसिमल फ्रैक्शन से फिर हम डेसिमल में जाएं, तो यही हमारा जैसे यही एग्जांपल है कि मान लो 5, 3, 2/10 है, तो जितना नीचे जीरो होगा उतना आप क्या कर रहोगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाओगे। तो 1 जीरो है तो यूनिट डिजिट से 1 पॉइंट पे हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 2 जीरो होता तो यूनिट डिजिट से 1, 2 स्थान पे लगा देते हैं, 5.32 हो जाता। ठीक है, तो आसान है एकदम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एग्जाम में अगर सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, वह है आपका रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी अगर हम डेसिमल को, या पहले बात कर लेते हैं हम रिकरिंग डेसिमल की, रिकरिंग डेसिमल, इसको बोला जाता है आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम कहें कि कोई नंबर हो, लेट्स से 2 पॉइंट, अब इसके बाद एक नंबर रिपीट करें 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है, इस तरह से। या जैसे 1.666, यानी कोई भी नंबर इस तरह से अगर रिपीट करेगा तो उसको बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद से इधर जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम लिख देंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 3 रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो 3 की पावर बार, इसको बार बोला जाता है। या 2.3 की पावर एक इस तरह से बिंदी लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट। और यह कोई जरूरी नहीं कि नंबर एक ही रिपीट हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहें इस तरह से भी रिपीट हो सकता है 231 231 231। तो अब इसमें नंबर कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है 231 231 231। तो अब क्या करेंगे, 231 के पावर में ऊपर बार लगाएंगे, या 2.31 231, ठीक है। इसी तरह से इसको बोला जाता है रिकरिंग नंबर। इसी तरह से होता है कि मिक्स्ड रिकरिंग नंबर, या इसको आप बुक में पढ़ते होगे। और अगर हम देखो, एक तो होता है हमारा रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर हमने बता दिया कि रिपीट करें नंबर, इसको हम फर्दर क्लासीफाई भी करते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पे पहले चर्चा की, इसको बोला जाता है प्योर रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल इसको बोला जाता है। और एक होता है आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, इसको कई बुकों में लिखा जाता है कि इम्प्योर रिकरिंग
डेसिमल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने दशमलव के बाद देखा कि पॉइंट रिपीट करने लगेगा, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद पॉइंट रिपीट नहीं होगा। जैसे इस प्रकार से देखो कि 4 3, अब इसके बाद कोई नंबर रिपीट हो 6 6 6 इस तरह से, तो इसको कैसे लिखोगे, 2.43 और 6 की पावर क्या, 12। या कोई एक और नंबर लेते, जैसे 1.6 है था हमारा, 6 6 रिपीट कर रहा है ना, तो 6 7 हो, उसके बाद कोई नंबर रिपीट करे 721 721 721 इस तरह से। इसको लोग लिखोगे 1 7, और कहाँ से नंबर रिपीट कर रहा है, 721 से, तो 721 की पावर क्या है, 12। क्लियर है। और इनके अलावा होता है आपका नॉन रिकरिंग नंबर। क्या होता है नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर्स, सॉरी डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल का क्या मतलब हुआ, इसको बोला जाता है हिंदी में अनावर्ती। ठीक है, इसको बोला जाता है अनावर्ती, उसको बोलते हैं आवर्ती। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी कोई एक रेगुलर पैटर्न या रिपीटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे हम कोई एक नंबर की बात करें 3.24, ठीक है, 6 6 7 8 2 3 1 4, यानी इस तरह से कोई रैंडम नंबर होता जाएगा, इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। तो कभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वह आपको इस तरह से नंबर दे देगा, रिकरिंग नंबर, प्योर डेसिमल नंबर या मिक्स रिकरिंग डेसिमल दे देगा, और इसको बोलेगा कन्वर्ट करना होता है, कि फ्रैक्शन में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कन्वर्जन हमसे पूछा जाता है। जैसे बात करें हम कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जैसे हमारे सामने एक नंबर दिया है कि 0.7777, यानी इस तरह से यह नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, 0.777 की पावर 12, तो हमसे बोल सकता है कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो जब प्योर रिकरिंग नंबर होगा, प्योर डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा, तो देखो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको ध्यान से सीखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आसान है इसको देखो करना। क्या करते हैं हम कि जैसे 0.7 के ऊपर बार है ना, तो यानी जितना नंबर रिपीट करेगा उतनी जगह उतना 9 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 7 लिखो, नीचे 9 लिख दो। या जैसे देखो अगर हमारा इस तरह से होता 545454, तो आप 54 यानी 54 लिखो, और नीचे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर लिख दो, यही हमारा आंसर होगा। जैसे अगर हम कहें 2 3 5 4 6 है और इसके ऊपर बार है, तो कैसे लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो 2, एक होल नंबर होगा, और ये हमारा क्या होगा, डेसिमल नंबर 3 5 4 6, तो इसको लिख सकते हो 2 प्लस 3 5 4 6 अपान में कितने 9 लिखेंगे, 3, यानी 4 9 लिखेंगे, 3 4 5 3 4 3 5 4 6 3 5 4 6, इस तरह से नंबर रिपीट कर रहा है। तो यह हो गया हमारा प्योर डेसिमल रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, कि फ्रैक्शन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगला देख लेते हैं कि हम मिक्स्ड रेशनल नंबर रिकरिंग नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, इसको देखते हैं हम। तो कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं हम 0.1666, इस तरह से नंबर रिपीट कर रहा है, यानी 0.16। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर उसको लिख लेना 16, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको घटा देंगे, यानी इसमें एक रिपीट नहीं हो रहा तो एक को क्या करेंगे, घटा देंगे अपान में। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनकी जगह पे क्या लिखोगे, 9। ये तो हमको उसमें भी करना पड़ रहा है, लेकिन जो नंबर रिपीट नहीं होगा उसकी जगह पे हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15/90। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसे 0.234 के बाद मान लो हमारा कोई नंबर रिपीट कर रहा है 3 3 3 3 3 इस तरह से,
इसको क्या लिखोगे, पहले 0.2343 की पावर क्या, 12। अब फिर हमको डिसाइड करना, पहले पूरा नंबर लिख लेना 2343। अब उसके बाद कौन सा नंबर इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, आप कहोगे 234 रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। और कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक नंबर। और कौन कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 2 3 4, तो उसकी जगह पे क्या लिखो, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व कर लो फर्दर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई मान लो 0.643। अब मान लो इस तरह से आपका कोई नंबर रिपीट कर रहा है 242 या 3 लिख दो यहाँ पे, 243 इस तरह से कोई नंबर आपका रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखोगे 0.643 और 243 की पावर 12। क्या करेंगे अब हम, तो सबसे पहले करेंगे कि 6 4 3 2 4 3 पूरा नंबर लिखेंगे। इसमें से कौन सा नंबर घटाएंगे, जो नंबर हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, 643 अपान में कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 3 नंबर, तो उसकी जगह पे क्या होगा, 9 9 9। और कितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 3, तो उसकी जगह पे 0 0 0। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड रेशनल नंबर को, ये हो गया हमारा मिक्स्ड रेशनल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कभी कभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिकरिंग नंबर्स को ऐड करने के लिए आता है, रिकरिंग डेसिमल को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवीजन करने के लिए आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। एक तरीका है कि हम जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो पहला एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते हैं और इसी से सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं कि 2.856 की पावर बार प्लस 374 की पावर बार प्लस 58756 बार। ठीक है, हमको बोला कि इसको ऐड करो। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यानी इसमें हम आपको क्या है कि कुछ तरीके भी सिखाएंगे। तो आपको छोटा छोटा एक तो तरीका यह होगा कि, या इसको करने से पहले एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि उसके बाद यह आपको बेहतर समझ आए। दूसरा एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। मान लो 0.37 बार प्लस 8.56 बार प्लस 1.23 बार। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप कहोगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, 37 और इसके बटा में 9 9, क्योंकि दो नंबर रिपीट कर रहा है, 3 7 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लिखेंगे प्लस 5 6 के बटा में 9 9 प्लस 1 प्लस 2 3 अपान में 9 9। अब क्या करो कि सब में 8 1 9 जोड़ लो। अब प्लस सब में क्या 99 कॉमन है, तो इधर कर लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 37 प्लस 56 प्लस 23। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, ऊपर नंबर को जोड़ लेंगे 80 100 और 13 9 13 3 20, यानी 220। 5 कितना था, 3 था ना, 6 3 13 3 16, सॉरी, तो 116 अपान में 9 9। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 9 प्लस 99 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 17 17 बटा में 99। तो यह हमारा बन जाएगा क्या, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 10 सही 10। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 10 सही 17 बटा में 99। या अगर मान लो आपके क्वेश्चन में बार में पूछा हो कि बार के फॉर्म में बताओ, तो क्या लिखोगे 10। अब बार में अगर हमको बनाना होता है तो पता है कि नीचे 2 2 9 9, इसका मतलब एक साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर, तो एक साथ की पावर क्या लिख देंगे, एक साथ की पावर बार। आसान है, ये समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको फायदा मिला क्या, कि सभी में 2 2 नंबर हमारा दो नंबर रिपीट कर रहा था, तो 99 हम क्या है सब में कॉमन ले लिया, बड़ा आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे फिर एक नंबर है, और यह क्या हमारा मिक्स डेसिमल रिकरिंग डेसिमल है। तो यानी 8 5 करना है तो कोई हमको एक क्लियर पैटर्न नहीं मिलेगा। यानी नीचे जो हमको कॉमन, अगर हम इस तरह से लिखें, देखो इसको लिखोगे आप 2 प्लस क्या हो जाएगा 8 5 6, कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है 8 5 अपान में कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 1, और कितना नहीं कर रहा है 2, प्लस 3 प्लस 7 4 की पावर 9 9 प्लस
5 प्लस 8756 माइनस 875 अपान में 9, और कितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, 3, 1 2 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमको क्या 99 मिल रहा है, फिर 900 मिल रहा है और 900। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना काफ़ी कठिन होगा, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर एक बार हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर एलसीएम लेना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह हमारा काफ़ी टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब इस तरह से सिचुएशन आए तो आप इसको कैसे करना देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उनको हम देखेंगे पहले, वह नंबर कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 5 6 है, 5 6 पे बार होगा, तो ठीक है, यह नंबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया, 8 5, यह हो जाएगा 8 5 8 5 6 और माइनस में 8 हो जाएगा केवल, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि जो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो उनको लिख लेना। देखो रिपीट कौन सा नंबर नहीं हो रहा है, 2 8 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यहाँ पे सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं। और 5 में देखेंगे 5 दशमलव में 8 7 5। तो देखो जो हाईएस्ट नंबर है जो रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम सभी नंबर को एडजस्ट करेंगे। तो हाईएस्ट इसमें क्या 3 हो रहा है, 8 7 5, तो 3 में इसको बना लो, तो यह हो जाएगा 7 4 7 4 7 4, इस तरह होगा, तो इसको लिख लो 7 4 7, और इसको एडजस्ट करेंगे तो 5 6 हो जाएगा, फिर 5 6 5 6 होगा। अगर यहाँ तक यह हो गया, यह हमको राइट हैंड साइड पे करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमको देखो क्या करना है, हमको इसमें देखना है कि कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनका हमको एलसीएम ले लेना होगा। जैसे यह नंबर कितना हो रहा है 6, यह कितना हो रहा है 7 4, और जैसे यहाँ बात करें तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, सॉरी 2 नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, उसको आपको पहले लिख लेना 5 6, और इनका एलसीएम, यानी क्या करो, इस तरह से एडजस्ट करो कि सभी नंबर बराबर हो जाए। तो सभी नंबर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 6 7 4, और ये कितना हो जाएगा 6 और 6, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 1 का, 2 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो गया। लेकिन कम से कम 3 डिजिट हमको लेना चाहिए, हमको तो एलसीएम लेना भी है, लेकिन अगर आप एक और कंडीशन है कि 3 डिजिट होना चाहिए कम से कम, तो 1 डिजिट और बढ़ा लो ना, 5 6 5 हो जाएगा, 7 4 7 और 6 6 6। अब जरा इनको सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है, सबको जोड़ देते हैं। तो 6 7 13, 5 18, 6 4 10, ठीक है, 6 4 10। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं छूट गया, यहाँ पे हमको 3 डिजिट तक लिख लेना है। तो 5 6 5, ये कितना हो जाएगा 5 6, फिर 5 7 4 7 4 7, और ये 6 6 6, इस तरह से होगा। अब इनको जोड़ना होगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो अब जोड़ते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 4, सही है ना, एक बार देख लेते हैं, 7 4 7 4, ठीक है, 8 5 5 6 5 6 5 6 5 हो जाएगा, 7 4 7, अच्छा 4 होगा यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेना, ये गलत हो गया है। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4 एवं 7, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 4 7 4, 8 7 5, और उसके बाद क्या नंबर रिपीट हो रहा है 6 6 6। तो अब इन सभी नंबर को थोड़ा जोड़ लेते हैं, देखो कितना होता है, यह हो जाएगा 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15। अगला नंबर होगा आपका 6 6 12 7 19 19 1 20, 6 4 10 5 15 1 15 2 17, 6 6 12 7 19 1 20, फिर यह कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 2 17, और फिर यह कितना हो जाएगा 6 12 6 18 18 1 19, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 7 16 16 1 16 1 17, 8 8 16 16 7 कितना 23 23 1 24, और ये 5 3 8 2 10 10 2 12। तो ये नंबर जो हमको मिला 4.7479, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, हमने क्या बोला कि हमने कितना एलसीएम लिया, 2 नंबर का हमको जो रिकरिंग नंबर है, ठीक है।
या हम यूं कहें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, उस पर हम केवल सीधा बार लगा देंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कौन सी है? 7 जीरो है। तो 7 जीरो के पावर ऊपर बार लगा देना, यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और यह जान लो कि बहुत रेयर होता है इतना डिफिकल्ट आपसे पूछा जाए, लेकिन आप जानते रहिए कि कैसे हम करते हैं। जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है वह काफ़ी आसान होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे इसको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5.732 के पावर 2 बार प्लस 8.613 बार। ज़रा इसको सॉल्व करो। तो एक तरीका है कि आप बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड करो। आप क्या करोगे? बोलोगे कि 5+732, कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा? 7। कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2। और कौन सा रिपीट नहीं कर रहा है? 1। 0 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 613/999। जो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसकी जगह 9, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसकी जगह पे 0। सिंपल सा है। और अब हम इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले और यहाँ से फर्दर सॉल्व करें। दूसरा तरीका देखेंगे जो अभी हमने सीखा, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कि जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है राइट हैंड साइड में, तो कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है? 7। और दोनों में हमको, तो 7 सबसे हाईएस्ट जो नंबर है, यानी जो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी 1 है। तो इसमें भी हम इसको क्या कर लेंगे? 7 बना लेंगे। तो इसको 7, देखो सबसे पहले इस तरह से नंबर लिख लिया करो अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 7 3 2 3 2 3 2। इसको लिखेंगे 8 6 1 6 1 3। ठीक है, 6 1 3। इस तरह से आप नंबर बढ़ा सकते हो। अब हमने बात किया कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। 7 नहीं रिपीट कर रहा, इसमें कोई नंबर नहीं, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, 7 के आसपास ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5.7। और तो यहाँ से कितना ले लेंगे? 8.6। ये हो गई हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड में देखेंगे। लेफ्ट हैंड में क्या होगा कि हमको एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे कितना नंबर 2 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे कितना 3। तो इसको हम क्या करेंगे? 6 में एडजस्ट कर लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लेंगे। तो 6 नंबर ले लोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 2 3 2। इसको सही से लिखते थे। यह हो जाएगा 3 2 3 2 3 2। और यहाँ से 6 नंबर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 6 यहाँ पे ले चुके हैं, तो देखो 6 पहले हमने एडजस्ट कर लिया, तो 1 3 6 1 3 6। अब यह नंबर इस तरह से रिपीट करने लगेगा, 6 1 3 6 1 3। यहाँ देखोगे 6 1 3 6 1 3। यहाँ देखोगे तो 1 3 6 1 3 6। अब हमको बोला कि ऐड करने के लिए, तो सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 2 8 3 3 6 2 1 3 6 3 9 3 2 5 3 1 4 6 7 13 8 5 13 और 1 14। तो 14.3 लिखना, और उसके बाद यहाँ वाले जितना भी वैल्यू उस पर हम क्या करेंगे? बार यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 5 9 3 6 8। तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा बार लग जाएगा 4 5 9 3 6 8 के ऊपर। तो आसान है। अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो यही है हमारा डेसिमल का, रिकरिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग डेसिमल पे जो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वह इतना यहाँ तक पूछा जाएगा। अब एक जो आगे टॉपिक है जिसके बारे में हमने क्वेश्चन पीछे कर रखा है, कि जब जैसे उसमें क्वेश्चन था कि 1 से 50 तक लिखने के लिए हमको कितने अंक टाइप करने पड़ेंगे, राइट। तो इसको एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं कि जब हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ लिया है, तो फिर उसको देखो उसका क्या यूज होगा। तो होगा आपका नंबर ऑफ डिजिट की बात करते हैं, और इसको हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे बस, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले से हम डिस्कस कर रखे हैं। जैसे अगर हमको दिया हो कि कोई नंबर को हम मान लो 1 से लेकर 8756 तक लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कीबोर्ड में अगर टाइप करते हैं 1000 से लेके कहाँ तक? 8756 बार। तो हमसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, यह बताइए आप, यानी कितने नंबर को हमको टाइप करना पड़ेगा। तो देखो सबसे आसान तरीका है इसको, कि आप कहोगे कि नंबर इंटू डिजिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमारा टोटल नंबर, टोटल डिजिट। इसका क्या मतलब हुआ? देखो
इसका सिंपल सा मतलब इतना हुआ कि जैसे हम एक छोटा सा नंबर, पहले इसको करने से पहले एक छोटा सा लेते हैं कि वही हम जो पुराना अपना देखते हैं कि 1 से 50 तक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अभी हम इसको करेंगे। पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने देखो इसमें क्या किया था, हमने बात किया था कि अगर हम फ्रॉम 1 to 9 की बात करें तो कितने डिजिट होंगे, इसमें कितने नंबर होंगे। नंबर तो आपका हो गया टोटल 9 होंगे, सही है। टोटल नंबर कितने होंगे, 9 होंगे। और डिजिट कितना होगा, यानी डिजिट हमारा क्या मतलब, उसकी डिजिट तो एक ही होगा ना। अगर हम इसे एक टाइप करेंगे तो एक बार कीबोर्ड दबाना होगा, 2 बार टाइप करेंगे तो 2 बार, 10 अगर टाइप करना होगा तो 2 कीबोर्ड बार हमको टच करना पड़ेगा। तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, आपको हो गया 9 हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम कहाँ से बात करते हैं, फ्रॉम 10 to 50। तो 10 से 50 के बीच में कितना नंबर होगा, 41 नंबर होगा, 40 कभी नहीं होगा। इस तरह गलती मत कर देना। अगर हम 10 को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 41 नंबर। अगर 10 के बाद से वो जब पूछा जाता तो कितना हो जाता, 10 के बाद से 40 हो जाता, और 10 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 41 हो जाएगा। तो नंबर 41। और इनकी डिजिट वैल्यू कितना होगी, 2 है, कि हमको 2 बार टाइप करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, आपको हो गया 84। हम 50 तक पहुंच गए तो टोटल नंबर कितना हो गया भाई, हम यहाँ से क्या हो गया 50 नंबर तक पहुंच गए तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये हमारा हो जाएगा 82। 9 प्लस 82 कितना हो जाएगा, 91। यह हो गया था हमारा आंसर। इसको तो हमने पहले समझा था। अब उसी तरह जो हमारा यह एग्जाम्पल है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से यहीं यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 50 से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं 10 से लेके अब कहाँ तक बात करेंगे, 99 तक की। 10 से लेके कहाँ तक करेंगे, 99 तक की बात। अब यह थोड़ा सा ना आपको निकालने आना चाहिए कि कितना नंबर होगा अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि आप इनका डिफरेंस लो। 99 और 90 का डिफरेंस होगा 89, और प्लस अगर 10 को इंक्लूड कर रहे हो तो 1 ऐड कर देना। तो कितना हो जाएगा, 90 नंबर। बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2 बार टाइप करना होगा। जैसे हम ये अगर बात करें कि 2 से अगर हम 5 के बीच में डिफरेंस देखें तो कहोगे आप 3 नंबर का डिफरेंस है, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो 3 डिफरेंस आ रहा है, ये जो 3 डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्या 2 इंक्लूड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आप जब 2 को भी इंक्लूड करना होगा तो क्या करोगे, तो +1 ऐड कर दोगे, यानी उस नंबर को भी ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह 10 से 89 के बीच में अगर पूरे कितने होंगे नंबर होंगे, 89 होंगे, जिसमें 99 इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप 10 को भी इंक्लूड करना चाहोगे तब क्या करना होगा कि आपको +1 करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब कहाँ से कहाँ तक बात होगी, अब 100 प्लेस की बात होगी, 100 डिजिट की। तो बात करेंगे 100 से लेके कहाँ तक, 999 तक। कहाँ तक होगी बात, 999 तक। अब जरा इसमें बताओ कितने नंबर होंगे, आपको हो गए 899 और +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900। 900 और डिजिट कितनी होगी, कितनी बार आपको टाइप टाइप करना पड़ेगा, 3 बार। तो टोटल नंबर कितना हो जाएंगे, 4700, ठीक। टोटल डिजिट हमको हो जाएगा 2700। अभी हमको कहाँ तक पहुँचना है, देखो 8756 तक पहुँचना है। अब हम 1000 से बात करते हैं, फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम 1000 से कहाँ तक, फ्रॉम 1000 से अब हमको पूरा फाइनल नंबर तक पहुँच जाएंगे, कहाँ तक, 8756 तक, 4 डिजिट तक। अब इसमें बताओ कितने नंबर होंगे, आप कहोगे अगर इसका डिफरेंस देखा जाएगा तो 7756, तो एक और इंक्लूड कर दो, 7757 गुणे में 4। अब इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, 20, 2 22, 28 2 30, 28 3 31, 31 0 2 8। तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, इन सभी नंबर का हमको ऐड करना होगा। तो इन सभी नंबर को ऐड कर लो, यह आ जाएगा 33917। यह होगा आपका फाइनल आंसर। तो मैंने इतना जानबूझ के इतना बड़ा नंबर लिया ताकि अब क्या हो कि ऐसा ना हो कि आपको कोई सैकड़े में, हज़ार में, यानी अब जो भी पूछेगा इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको जानते रहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे। तो बात करें अगले टॉपिक की, तो हमारा है पावर इंडाइसेड आंसर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अभी है। इसकी समझ जब तक आपको नहीं होगी, आप नंबर सिस्टम यानी सिंप्लीफिकेशन के, राइट, अलजेब्रा, पूरा अलजेब्रा आप इसी से हमारा रिलेटेड होता है।
अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और बेसिक जो हमको अगर इनकी समझ नहीं होगी तो पावर और सर्ड का जो हमको पूरे अरिथमेटिक में अलग अलग जगहों पे यूज होता है, पावर, इंडाइसिस, राइट, एंड सर्ड। तो सब में समझेंगे क्या है, सब अलग अलग। सबसे पहले समझते हैं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमको एक नंबर दिया है, मान लो a की पावर b, ठीक है। a की पावर b में जो यह b वैल्यू है, या इसको इस तरह से बोलें, हम कहते हैं एक नंबर लेते हैं x की पावर n। तो जो यहाँ पे n है, यह क्या है, इसको बोला जाता है कि जो x है इसको बोला जाता है बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो n होता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, यानी x का जो एक्सपोनेंट है वह कितना है, n है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर है यानी जो बेस है वह n टाइम्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि x का हम n टाइम्स गुणा कर रहे हैं, कहाँ तक, n टाइम्स तक। तो इसको पढ़ोगे कि x, ठीक है, x की पावर n है, और n क्या हमारा एक्सपोनेंट है, और इस टर्म को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कि x की पावर n है, तो वह हमारा क्या हो गया। जैसे मैं कहूँ कि 2 की पावर 3, यानी आप कहोगे 2 टू दी पावर 3, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पे 3 क्या है, आप कहोगे ये हमारा, ये 3 हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट। इसको आप बोलते हो इंडेक्स भी बोला जाता है। क्या, इंडेक्स, इंडाइसिस, ये क्या प्लूरल फॉर्म है। 2 हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का अपने 3 गुना, 2 का 3 बार अगर हम गुणा करें 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, यह बेसिक सा मतलब होता है। पावर और इंडाइसिस में यह डिफरेंस होता है। अब हम समझेंगे कि कुछ इंडाइसिस के जो कुछ प्रॉपर्टी होती है उनको समझ लेते हैं। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी समझेंगे। अगर मान लो a की पावर m है इंटू b की पावर मान लो, या a की पावर n है, अगर हमारा दोनों बेस अगर इक्वल होगा तो क्या होगी, पावर ऊपर में ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, m प्लस n, जो इंडेक्स है, ठीक है, एक्सपोनेंट है m और n, यह क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर ये नंबर मान लो a की पावर m होता और a की पावर n डिवाइड करते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m, और जब घात ऊपर ले जाएंगे, वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, a माइनस n हो जाता है। और फिर अब पावर दोनों बराबर, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं m माइनस n। तो यहाँ से अगर पावर में, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो m माइनस 1। आगे देखेंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन यह होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाए, इनडेफिनेट हो जाएगी, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट। दूसरा, m या तो बड़ा हो या तो बराबर हो n से, राइट। नेगेटिव आ जाएगा तो यह वैल्यू इस तरह से नहीं होना चाहिए, यानी हमको 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा देखेंगे, मान लो a और b की पावर n है, तो यह जो पावर है, यानी जो इसको क्या कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको इस तरह से लिख सकते हो, a की पावर n इंटू b की पावर n। तो यह हुआ 1, 2, 3। चौथा देखिए प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा मान लो a की पावर a बाई b है की पावर n है, तो यहाँ पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, a की पावर n, b की पावर n। फिर वही कंडीशन हमारी होगी क्या, कि यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। आगे देखेंगे, a की पावर मान लो m है और पूरे की पावर n है, a की पावर m और फिर उसके पावर क्या है, n है, तो इस वैल्यू को लिखोगे a m इंटू n। लेकिन जैसे अगर मैं कहूं कि, अगला ध्यान समझना कि अगर मैं कहूं कि a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो यह कभी भी इस तरह से मत लिख देना m इंटू n, ठीक है। अगर इसको चाहो तो आप एग्जाम्पल समझो, छोटे छोटे एग्जाम्पल लो। जैसे 2 की पावर 3, इनकी पावर अगर 2 हो तो इसको लिखोगे 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 64। लेकिन जरा इसमें अप्लाई करते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की वैल्यू कितना होती है, 9। तो 2 की पावर 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 512। तो ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर आ रहा है,
यानी दोनों वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो गई। अगला देखेंगे, सारी चीज़ें पहले से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जान रहे होंगे। ए की पावर अगर जीरो, किसी की पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ये बिल्कुल छोटी सी प्रॉपर्टी है, सब जानते होंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं एक बार जितना हमने चीज़ सीखा, ठीक है। आप रिवाइज करके, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडाइसिस, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब इसी से कुछ प्रॉपर्टी निकलती है, कुछ रूल निकलते हैं, जो इनको आप डायरेक्ट जानते रहिए, जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कि पहला है, यदि हमको दिया कि ए की पावर एक्स है, की वैल्यू कितना है, के। ए की पावर एक्स है और इसकी वैल्यू के दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए, और अगर हम पावर शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये के की पावर 1/x हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हमको दिया कि ए की पावर 1/x है इक्वल्स टू के, तो वाइस वर्सा होगा दोनों। तो अगर आप पावर शिफ्ट करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर, ए इक्वल्स टू के की पावर कितना हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स हो जाएगी। तो 1/x का रिवर्स करोगे तो ये x हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर a की पावर x दिया है और b की पावर y दिया है, ठीक है, अगर a की पावर x दिया, b की पावर y दिया, तो इसको क्या लिखोगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो a इक्वल्स टू b की पावर कितना, y में x। इसी चीज़ को अगर आप b की फॉर्म में लिखना चाहो तो b की पावर क्या लिखो, b बराबर क्या लिखोगे, a की पावर में x/y। आगे देखेंगे, अगर हमको दिया कि a की पावर -n है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/a की पावर n, या ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हो a की पावर 1 यानी a की पावर n अगर हमारा दिया हो, इसको लिखोगे 1/a - n। सिंपल है। और हमने लास्ट जो बता दिया कि आपको यह बताया कि a की पावर n है, तो इसको हम mn नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इंडाइसिस की प्रॉपर्टी। अब हम आगे जो है उसको सर्ड में समझेंगे कि सर्ड में क्या होता है, या उससे पहले भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपका। जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लो कि 2 की पावर 2x - 1 हमको दिया है इक्वल्स टू 1/8 की पावर x - 3। तो हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने जैसा देखा, सबसे पहले क्या है, हमको पता है कि इसमें हमको बेस बराबर करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं जो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है। तो बेस कैसे बराबर करोगे, 2 की पावर 2x - 1 इक्वल्स टू, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और इसकी पूरी पावर कितना, 1/x - 3। इसको लिखोगे 2 की पावर x - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर, अब 3 गुणे 1/x करोगे तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, x - 3, x - 3। और एक चीज़ मैंने आपको बताया या छूट गया, ठीक, यहीं पे नोट कर लो कि अगर हमको जैसे यहाँ पे दिया हो, पांचवा देख लो प्रॉपर्टी, कि अगर a की पावर मान लो x दिया है और b की पावर y दिया है, a की पावर y दिया है, राइट। अगर बेस बराबर होगा तो आप कहोगे कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y। तो उसी तरह यहाँ से अगर हमारा बेस बराबर है तो हम लिखेंगे 2 की पावर x - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/x - 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और x की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली जो क्वेश्चन आपका था ना, अच्छा मैंने ही गलत कर दिया, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 1 क्वेश्चन एक्चुअल में इस तरह से था, ये क्वेश्चन इस तरह से कि यहाँ पे जो 8 है ना, वह इस तरह से 1/8 की पावर x - 3 है, राइट। तो चलो इसको भी देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या दिक्कत है। 2 की पावर 2x - 1, अब क्या करोगे, इसको 2 की पावर क्या लिख सकोगे, 2 की पावर 3 करोगे, और ऊपर जाएगा तो या नेगेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3, ठीक है। जैसे देखो, इसको मैंने बोला कि आप क्या करो, 1/1 करते हैं, हो सकता है कि अभी शुरुआत है, डायरेक्ट करने में आपको दिक्कत हो। इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे 8 को, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर
या पहले उससे पहले देखो यह कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 का क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा तो 3x माइनस 9। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो यह क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू कितना है 2 की पावर 2x माइनस 1। तो अगर बेस बराबर है तो हम पावर क्या है इक्वल कर सकते हैं -3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इसको इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू हमको कितना मिली यहाँ से, x की वैल्यू जो हमको मिली वो हो गई 2। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो सर्ड में पहले बात हमको जानना होगा कि सर्ड किसको बोला जाता है। ठीक है, सर्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सर्ड में सबसे पहले ये समझो कि जब किसी रेशनल नंबर को अगर हम इस तरह के फॉर्म लिखें a की पावर मान लो यहाँ पे x है और यह एक प्रॉपर नंबर ना मिले, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि 4 का आप रूट निकालोगे तो ये नंबर हमको पता है कि स्क्वायर रूट इसका कितना होता है 2 होता है। मैं कहूँ 8 का क्यूब रूट निकालो तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा 2, ये भी हमको पता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 3 का आप रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको यह कोई एक प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 5 का रूट क्यूब निकालो तो ये नंबर आपको कोई फिक्स नंबर यानी एक प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे यह क्या होगा, यह हमारा सर्ड होगा। तो जैसे ये सारे नंबर क्या होंगे कि रूट अगर हमको दिया मान लो कि √2, √3, √5, √6, यह सभी क्या है कोई एक प्रॉपर नंबर हमको नहीं मिलेगा, यानी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नंबर क्या डेसिमल होंगे, फ्रैक्शन हो गया, इरेशनल नंबर कुछ भी मिल सकता है, लेकिन यह नंबर हमको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप √16 निकालो तो आप कहोगे तुरंत 4 आएगा, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से जब किसी रेशनल नंबर का अगर हम उस पर घातांक उसका निकालते हैं, सर्ड मतलब घातांक है, तो अगर हम करड़ी, इसको करड़ी बोला जाता है, तो फिर अगर उसका हम कुछ सर्ड निकालते हैं, अगर हमको एक प्रॉपर नंबर नहीं मिल रहा है तो आप कहोगे उसको क्या कि वह एक हमारा सर्ड होगा। तो इसमें भी क्या है कि आपको यानी आप इसको अगर आसान भाषा में कहो कि सर्ड क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, बस एकदम बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम कहें कि सर्ड हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे इर्रेशनल नंबर हमारा होता है क्या, पाई। ठीक है, √3, √5, √6 हमने बोला। तो उसी तरह से इर्रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, सर्ड क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो अगर हम एक सर्ड का बड़ा सा गोला बनाएं, अगर हम बोले कि यह हमको इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्ड इसका एक पार्ट होगा। यानी हम यह नहीं कह सकते कि सभी इर्रेशनल नंबर सर्ड होगा, लेकिन यह डेफिनेटली कहा जा सकता है कि सभी सर्ड नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए सर्ड में क्या होता है, हम इसको कई प्रकार से देखते हैं। जैसे पहला होता है कि सबसे पहले एक समझते हैं कि आर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है। ये छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए, आर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है। तो जैसे अगर मान लो कोई नंबर लिखा हो कि a और n, इसको क्या लिख सकोगे, a की पावर 1/n। तो जो यहाँ पे आपका a है ना, इसको बोला जाता है रेडिकांड। क्या बोलते हैं, रेडिकेंट या रेडिकांड जो भी। और जो हमारा n होता है इसको बोला जाता है आर्डर ऑफ सर्ड। n को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्डर ऑफ सर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इसको क्या बोलोगे आप, स्क्वायर रूट या क्यूब बोलोगे, स्क्वायर रूट, क्वाड्रेटिक सर्ड बोलोगे, क्वाड्रेटिक सर्ड। जैसे अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो, 2, n की वैल्यू क्या हो 2, यानी सेकंड ऑर्डर की अगर होगा तो इसको स्क्वायर रूट बोला। जैसे अगर हम कहें 2√5 तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2। अगर ये थर्ड ऑर्डर का हो तो इसको क्यूबिक बोला जाएगा। अगर ये फोर्थ ऑर्डर का हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलोगे। ठीक है, जैसे अगर n की वैल्यू 3 है तो जैसे 3 रूट में अगर हम मान लो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 27, तो हमारा सर्ड नहीं होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर देगा। तो मान लो जैसे यहाँ पे आप 6 ले लो तो 6 1/3। ठीक है, यह क्यूबिक बोला जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ थर्ड होता है। अब एक होता है मिक्स सर्ड। इसमें क्या होता है, मिक्स सर्ड में क्या होता है कि देखो टर्मिनोलॉजी मैं सब में आपको बताता हूँ, लेकिन टर्मिनोलॉजी से आपको कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा, एक पार्ट रेशनल नंबर होगा और एक हमारा सर्ड होगा।
तो यहाँ पे 5 क्या है, एक रेशनल नंबर, और 3 क्या है, एक सर्ड है। तो इसको बस इसको एक बोलेंगे कि मिक्स सर्ड है। और एक आता है सिमिलर सर्ड का, जैसे 5√3 है, ये जो है 5√3, इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि मान लो एक हमारा 5√3 है, एक मान लो 5√5 है, एक मान लो 8√5 है। तो यानी आप सब में जो देख रहे हो रेडिकेंड हमारा क्या है, ये 5 है, सॉरी अगर ठीक है 5 है, तो सब में रेडिकेंड हमारा कितना 5 5 5, यानी यह अगर सिमिलर है तो आप चाहो तो इस नंबर को ऐड भी कर सकते हो कि 5 1 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 14, तो 14√5 14√5। यानी अगर ये सिमिलर सर्ड नहीं होगा तो आप इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ एक 3√3 है और एक 2√4 है, तो आप इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो जब तक ये हमारा क्या हो, बराबर ना हो। ठीक है, तो यह बराबर होना बड़ा जरूरी है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, नाम से पता चल जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्जुगेट सर्ड बोला जाता है, कॉन्जुगेट या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है, देखो कि जैसे अगर मान लो एक सर्ड है कि √a+b है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्ड होगा वह क्या होगा, √a - √b। ठीक है, बस जैसे अगर मान लो कि कोई हो कि √3 + 3√7, इसका क्या होगा, इसका आप बोलोगे 2√3 - 3√7। इसका यूज कहाँ होता है, जब हम सर्ड के क्वेश्चन करेंगे तो जब डिवाइड करके यानी डिनोमिनेटर में हमारा यह वैल्यू आ जाती है, तो इसको हम इस तरह से इसके कॉन्जुगेट या कॉम्प्लीमेंट्री से गुणा कर देते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा नंबर 1 के आसपास बन जाए, या थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे इसी को देखोगे a + b a - b, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना बन जाएगा, 3 और 2 दूनी 4 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 7 3 त्रिका 9 9 7 63। तो इस तरह से कट जाएगा, लेकिन वहाँ पे इस तरह से नंबर दिया रहता है कि वह 1 के आसपास आ जाए। अब थोड़ा इसके बारे में इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या होती है, सर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो सर्ड और इंडाइसिस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप, अगर बार बार रटोगे भूल जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे प्रॉपर्टी याद हो जाएंगे। पहली चीज़ जो मैंने आपको बता दिया कि अगर a√b है + b√c है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते हो जब तक हमारे रेडिकेंड इक्वल बराबर ना हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यह कभी भी किसी एक रेशनल नंबर की इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें कि हम √3 + √5 जोड़ के कोई एक रेशनल नंबर पा जा रहे हैं, जैसे मान लो 2 4 8 9 कुछ भी ऐसा नंबर, तो क्योंकि यह रेशनल नंबर होता ही नहीं, तो हमको रेशनल नंबर मिलेगा कहाँ से। तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर हमको मान लो दिया हो कि हमको मान लो इस तरह से कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा हो कि अगर मान लो कि √a राइट, √a + b = मान लो यहाँ पे लिख लो क्या, √d + c, तो आप बोलोगे, या इस तरह से भी हो कि मान लो √a - b = √d - c, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे डेफिनेटली a = c, b = c, और यहाँ पे क्या b = c, यानी दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, b = c होगा, तभी यह संभव है। सॉरी b = उल्टा कर दिया मैं, जो हमारा सर्ड होगा यानी वह इक्वल होना चाहिए। यानी हम कहेंगे यहाँ पे कि a = d और यहाँ पे क्या a = d इक्वल होने चाहिए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब तक यह और यह इक्वल नहीं होगा तब तक हमारी वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी, और अगर यह या इक्वल है तो इनको भी आपस में इक्वल होना होगा। तो आप कहोगे b = c भी होना चाहिए और b = c होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो सर्ड इक्वल होने हैं, इस तरह से अगर एक्सप्रेशन है दोनों इक्वल होने, तो सभी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी यह इक्वल होगा। आगे बढ़े कि अगर हमको मान लो इस तरह से नंबर दिया हो कि तीसरा, देखो कहीं हमको मान लो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन वक्त इस तरह से हमको एक्सप्रेशन मिल जाता है a + - b और = 0। तो ये 0 तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, और ये दोनों बराबर तभी होंगी जब आप कहोगे कि a = b = 0 हो। क्योंकि कभी भी कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता कि जो, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता कि जो रेशनल हो और जो यहाँ पे रेशनल नंबर हो, फिर उसका हम स्क्वायर निकालें, यानी वह इरेशनल नंबर बनेगा तो वह बराबर होगा, या तभी होगा जब दोनों 0 हो। जैसे मैं बात करूँ कि मान लो यहाँ पे 5 है या यहाँ पे 4 है, 4 हमारा रेशनल नंबर है, और अगर यहाँ पे 4 होगा
तो 4 होगा तो मान लो ये सर्ड होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा। मान लो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, और जब 3 का आप निकालोगे तो ये वैल्यू 3 के बराबर आएगी ही नहीं, तो ये 0 होगा ही नहीं। तो ये इसी कंडीशन में 0 होगा जब दोनों क्या हों, 0 हों आपस में। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान से याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब केवल सिमिलर ही सर्ड, यानी जिसमें रेडिकेंड हमारा क्या हो वह इक्वल होगा, उसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे एडिशन की बात करें चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर जैसे 2√3 है प्लस 7√3 है तो इसको बोल सकोगे कि यह 9√3 होगा। लेकिन हम कहें 2√5 है प्लस 7√3 है तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब में, ठीक है। आगे देखेंगे यह हुई प्रॉपर्टी, और अब इसके कुछ लॉ होते हैं जो सर्ड के, जैसे हमने इंडाइसेस में देखा, इसको भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ सर्ड क्या होता है, देखो अगर हमारा दिया है n a इंटू बी, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, n√b, ठीक है। उसी तरह अगर पावर में होगा, ये होगा पहला। अगर पावर में होता है जैसे मान लो n a/b है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, a अपान में b n और n। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा चीज देखेंगे, अगर हमको दिया है कि मान लो इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, ठीक है, m, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, a की इंटू n और यहाँ a की पावर m और उसके होल में क्या होगा n लिखेंगे, रूट में n। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो आगे फर्दर तो आप कर सकते हो इस तरह से, जैसे आप कहोगे a की पावर m इंटू 1/n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m/n। तो अगर जैसे मान लो हमको दिया हो कि n रूट में a की पावर n, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी n/1, यानी a की पावर 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी a। आगे देखें, अगला देखते हैं कि अगर हमको इस तरह से दिया हो कि मान लो n रूट m रूट a, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो m राइट n और रूट a, या आप चाहो तो इसको लिखोगे a इंटू 1/m इंटू n। देखो यह ऐसा क्यों हो पाता है, या अगर आप समझना चाहो तो जैसे अगर हम अंदर वाले को ब्रेक करें तो a को ब्रेक करोगे तो आप क्या लिखोगे 1 की पावर m, और जब इसको आप ब्रेक करोगे तो 1 पावर m इंटू इसके पावर कितना हो जाएगा 1 की पावर n। और हमको पता है इंडाइसिस में अगर पावर आप जो पावर है, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो a की पावर m इंटू 1 की पावर n, तो इसको आप बेसिकली लिख सकते हो a की पावर 1 अपान में m इंटू n, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कि मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है कि दिया है कि a की पावर m-n टू द पावर l इंटू a की पावर n-l टू द पावर m इंटू a दी पावर l-m टू द पावर n। तो बताना है कि इसकी वैल्यू कितना होगी, राइट। कैसे करोगे, तो हम कहेंगे a की पावर अगर m इंटू n और इसकी होल पावर l है तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा m इंटू l। इसी तरह यहाँ पे लिखोगे तो यह क्या हो जाएगा n l इंटू m, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर l-m इंटू n। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे यहाँ पे क्या होगा lm nl माइनस nl, और यहाँ पे mn lm ln mn, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यह क्या हो जाएगा, अगर इनको सभी को गुणा करेंगे और सब में बेस हमारा इक्वल होगा तो क्या होगा, ऊपर घात जुड़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये हो जाएगा m-n इंटू l प्लस n-l इंटू n m l-m इंटू n। एक बेस हमारा सेम है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इन सभी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा,
तो a की पावर 0 कितना हो जाएगी 1। आसान है। अब शॉर्ट में जो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये कंपैरिजन करने के लिए आता है कि शॉर्ट में हमको कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बेसिक से थोड़ा सा समझ लो, फिर आपको आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को। इसको हेडिंग डाल देते हैं कि कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान समझना। कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि बताओ भाई कि √2 बड़ा होगा, ठीक है, या मैं कहूँ 3√3, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर मैं आपको 2 वैल्यू दे दूँ, अब पूछूं कि बताओ इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो कैसे डिसाइड करोगे। आप कहोगे कि √2 की वैल्यू निकालोगे, तो क्या रूट क्यूब का हमको क्यूब रूट वैल्यू 3 पता है, नहीं पता है, तो यानी हम हर जगह ये संभव नहीं कि हम क्या करें, वैल्यू निकालें। तो इसके लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि इनका आर्डर हम सेम करना चाहते हैं। आर्डर क्या हमने बताया था आपको, आर्डर हमने क्या बताया था कि a की पावर अगर n है तो n हमारा शो करता है आर्डर को, और a क्या होता है हमारा, a बोला जाता है रेडिकैंड, सॉरी ये तो हमारा एक्सपोनेंट होगा और a हमारा क्या बेस होगा पावर एंड डाइसेस में। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट में, जैसे मान लो √3 है, तो अगर यहाँ पे जैसे 3 इसको लिखोगे 1/2, तो जो यहाँ पे n है वह हमारा आर्डर को शो करेगा, राइट। यानी इस तरह से देख लो, अगर हम a लिखें और n लिखें तो ये हमारा है आर्डर और ये हमारा क्या रेडिकैंड। तो प्रयास करते हैं कि हम आर्डर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। आर्डर को इक्वल कैसे करना चाहिए करते हैं, अब यह थोड़ा सा आपको आना चाहिए। देखो √2 है, तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो उसको हम स्क्वायर रूट मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। इसको लिखोगे 1/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3⁻1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको आर्डर बराबर करना था, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो आप क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसमें 3 से हम गुणा कर देते हैं, और यहाँ क्या कर लेते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 2 से 2 कर दोगे तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/6, यह हो जाएगा 3/2/6, ठीक है। तो 1/6 दोनों में आ गए, तो इसको लिखेंगे 2/3, 2/1/6, 3/2 और पावर 1/6। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया कि पावर को बराबर कर लिया, सॉरी आर्डर को हमने बराबर कर लिया। जब एक बार आपने आर्डर बराबर कर लिया तो जो रेडिकेंड बड़ा होगा जिसका, वह वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो 2/3 कितना होगा, 8 होगा, और इसमें आर्डर कितना है 1/6 है। इसी तरह दूसरा देखेंगे, ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आर्डर कितना हो गया 1/6, तो 1/6 हो गया। तो जब अगर हमारा आर्डर क्या है, आर्डर हमारा सेम हो गया, तो जो रेडिकेंड बड़ा होगा वही क्या होगी, वैल्यू बड़ी होगी। तो यह 9 बड़ा होगा तो आपका होगी यह बड़ा होगा। यानी हम कहेंगे कि √2 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और √3 यह क्या होगी, वैल्यू हमारी बड़ी होगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6√8 छोटा होगा किससे, 6√9 से। बात क्लियर हुई। यह तरीका होता है कंपैरिजन करने का। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम आर्डर को सेम करें, आर्डर को क्या करें, सेम करें। उसके बाद सेम करने के लिए क्या करना होगा, हमको दोनों के आर्डर का एलसीएम ले लेना होगा, और उसके बाद जो रेडिकैंड बड़ा होगा, ठीक है, जो रेडिकैंड बड़ा होगा वही वैल्यू क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। बात करें तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लें इसी चीज़ को समझने के लिए। तो जैसे एक नंबर लेते हैं, मान लो ये एक नंबर है कि 3√3, राइट, 4√4, 6√6 एंड 12√12 और 12√12। तो हमको बताना है कि इनको डिसेंडिंग आर्डर में हमको अरेंज करना है, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्डर इक्वल करेंगे। देखोगे तो यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/6 आएगा, और यहाँ पे 12 1/12। तो अब सबको बराबर करने के लिए क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 4 से गुणा करेंगे, राइट, 4/4 करोगे।
यहाँ पे 3/3, यहाँ पे 2/2 और ये 12 है ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/12, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, 1/12। ये कितना हो जाएगा 4⁻3 टू द पावर 1/12। ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 2 1/12 और ये कितना हो जाएगा 12 की पावर 1/12। बस अब हमको देख लेना कि रेडिकेंट जो बड़ा होगा वही हमारा नंबर होगा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 64, यह 36 और यह 12। तो हमारा घटता हुआ क्रम कौन सा होगा, राइट, यानी जो हमको दिया हुआ यही हमारा क्या होगा घटता हुआ क्रम, और यह नंबर क्या होगा हमारा बढ़ता हुआ क्रम होगा, राइट। तो यानी हमारा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वह क्या होगी 3 की पावर 1/3, उसके बाद 4 की पावर 1/4, फिर 5 की घात 1/6 और 12 की घात 1/12। क्लियर है। अब इसमें एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी उनको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। कि जैसे अगर हमारे सामने कभी इस तरह से आ जाए कि मान लो x की वैल्यू हमको दिया है कि 7 + 4√3, तो हमसे पूछा जाए 1/x की वैल्यू क्या होगी। यह अलजेब्रा में भी यूज होगा। तो हमने बोला था कि एक अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री सर्ड, राइट, या कंजुगेट सर्ड। तो वह क्या होगा, इसका कंजुगेट सर्ड क्या होगा 7 - 4√3। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर यह और इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 7 × 4 गुणे में कितना, यानी a² b² आप जब निकालो, ये जब a² b² निकालो तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए 1 आना चाहिए। यानी यह क्या होगा a प्लस में b और ये a माइनस में b। जरा निकालो, यह कितना हो जाएगा 49, यह कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो 48। यानी यह डिफरेंस जब अगर 1 आए तो आप 1/x डायरेक्ट बोल सकते हो कि यह इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्जुगेट सर्ड होगा, यह आप डायरेक्ट बोल सकते हो। और अगर आप यह निकालना चाहते हो तो देखो कैसे निकाल सकते हो। आपने बोला कि हमको 1/x निकालना, तो 1/x कितना हो जाएगा 1/7 + 4√3। ऊपर नीचे आप इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो, 7 - 4√3, 7 - 4√3। यह हमको पता गुणा होकर 1 दे देगा, तो बचेगा कि हमारा 7 - 4√3। तो अगर आप बोलो कि इस तरह से आपको कोई दिया इक्वेशन की x बराबर दे रखा है कि a प्लस माइनस जो भी हो √b, और हमको पता है कि इनका प्रोडक्ट यानी इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो प्रोडक्ट होगा वह अगर 1 हो रहा है, तो 1/x की वैल्यू जो होगी वह हो जाएगी √a। यहाँ प्लस होगा तो यह माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लो। कई क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, जैसे अगर हमको दिया हो कि x की वैल्यू दिया है कि तो √3, 1/x की मान लो वैल्यू दिया √3 √2, तो पूछ दे x की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे √3 + √2। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि कभी कभी हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको इस तरह का इक्वेशन आता है कि मान लो y बराबर √x + √x + √x, इस तरह से यह वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, प्लस ... इस तरह से यह कहाँ तक, अनंत तक। तो हमको कभी कभी इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। तो इसमें कई तरीके से पूछा जाता है। तो पहले टाइप अगर हम बात करें तो इस तरह के इक्वेशन को आप कैसे टैकल करोगे, राइट, ये हमको देखना। तो इसको सॉल्व करने का सबसे मेथड होता है, पहला मेथड आप क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ये कितना हो जाएगा y², यहाँ पे कितना हो जाएगा x। एक बार स्क्वायर करोगे तो एक रूट निकल जाएगा, लेकिन अभी क्या होगा, अभी सारे रूट हमारे होंगे, यानी ये क्या हो जाएगी वैल्यू √x + √x + √x। तो यानी इस तरह से अभी भी यह क्या होगा हमारा होगा। ठीक है, यानी हमने एक बार स्क्वायर किया तो यह बार एक बार हमने स्क्वायर किया तो जो हमारा यह वाला स्क्वायर है यह हट गया, तो अभी हमारा वैल्यू यह हो गया। बाकी फिर इस तरह से हमने उसको पूरा लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि देखो भाई जो यह नंबर है राइट, यह फिर इसी नंबर की तरफ बराबर हो गया। और चूंकि इन्फिनिटी है तो एक x ले लेने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफाइनाइट तक यह रिपीट हो रहा है। तो यानी अगर हम इसको बोलें कि यह हमको क्या y को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो y² = x + y। इसको ज़रा सॉल्व करो, y² माइनस इसको लिखेंगे कि y² = x + y। इसको सॉल्व करोगे तो y² - y - x = 0। अब यह हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है कि श्रीधराचार्य जी के बारे में जानते हैं?
कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सदी में कब पैदा हुए थे, उनके बारे में ज़रूर जानना। तो आगे देखेंगे कि फिर यहाँ श्रीधराचार्य जब लगाएंगे तो y हमको क्या मिलेगा, रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना 2a, यह श्रीधराचार्य रूल होगा। तो जरा y की वैल्यू रखो तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा। b की वैल्यू कितना -1 है तो -1 कितना हो जाएगा, +1 प्लस। अब देखो यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे, फिर क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। रूट में है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो यानी कभी ये नंबर होगा ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। 1 माइनस 4a कितना है, 1 है, और c कितना है, x है, और कितना -x होगा, ठीक है, माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको मिलता है, y की वैल्यू जो मिल जाती है वह डायरेक्ट मिलती है 1 प्लस में √1 + 4x डिवाइडेड बाई 2। तो आगे से अब इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे हर क्वेश्चन के लिए, अब यह वैल्यू आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन अब हमारा आएगा, अब यहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ना कि हम इसको बार बार इस तरह से स्क्वायर निकालेंगे। तो यह आपको ध्यान देना है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, चलो y बराबर हमको दे रखा है, मान लो कि √7 + √7 + √7, ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे y इक्वल्स टू होता है 1 प्लस रूट में 1 + 4x डिवाइड बाई कितना 2। जरा वैल्यू रखते हैं, 1 प्लस रूट में 1 + 4x की वैल्यू कितना है 7, जो वहाँ पे x था उसकी जगह पे यहाँ कितना है 7 है, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1 + √29 डिवाइड बाई 2। यानी y की जो हमको वैल्यू मिली हुआ हो गई 1 + √29/2। तो कभी कभी क्या होगा कि आपका आंसर इस प्रकार से दिया रहेगा, और कभी कभी हो सकता है कि आपसे अप्रॉक्सीमेट पूछे। जैसे इसी में अगर हम एक ऑप्शन की बात करें, अगर हो सकता है y के बराबर 3 दिया हो, b बराबर आपको दिया कि y की वैल्यू √3.5 से 3 के बीच में लाई करती है। मान लो c एक ऑप्शन दे रखा है कि y बराबर कितना 7 है, और d ऑप्शन मान लो दिया है कि जो ये वैल्यू होगी उससे क्या है, जो हमारी वैल्यू आने वाली वह >4 है, ठीक है, 4 से बड़ी होगी। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए। तो हमको पता है कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो √29 किसके बीच में लाई करेगा, आप कहोगे कि 25 से थोड़ा बड़ा होगा, तो यानी 25 5 दशमलव कुछ समथिंग हमारा आएगा। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, 5 दशमलव कुछ आएगा, तो यानी 5 से बड़ी होगी। तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 × 1 = 6/2। तो यह वैल्यू 6 नहीं होगी, 6 से कुछ बड़ी होगी, क्योंकि यह वैल्यू क्या होगी, 5 से कुछ बड़ी होगी। तो यह वैल्यू हमारी क्या होगी, हम कहेंगे यह वैल्यू 6 से बड़ी होगी, तो डेफिनेटली जो हमारा यह वैल्यू आएगा 3 से क्या होगी, ये वैल्यू हमारी 3 से जो हमारा आंसर आएगा वह बड़ा होगा, ठीक है, 3 से हमारा वैल्यू बड़ा होगी। तो 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, पहला तो है नहीं, यानी हमारा ऑप्शन इसमें होगा 3 से 3.5 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़े। एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, अगर आप इतना चीज़ समझ गए तो देखो, एक तरीका यह हो सकता है कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब भी इस तरह से कंडीशन हो हमारे सामने, ये वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का अगर हमको मान लो एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप डायरेक्ट एक तरीका और बोल सकते हो। अगर आपसे x और y का मान निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर सेम इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वह होगी n+1, और जो y की वैल्यू होगी वह क्या होगी, n+1। इसको आप ट्रिक समझो, इसको याद कर लो। देखो क्या होगा, जैसे अभी हमने निकाला यहाँ पे, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू होगी n+1 और y की वैल्यू होगी n+1। अब जरा इसमें रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, n+1। x की वैल्यू कितना यहाँ पे हमको दिया है कि 7 दे रखा है, x की वैल्यू कितना दे रखा है 7। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या नंबर एज्यूम करें, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे यहाँ पे तो नंबर 7 दे रखा है, थोड़ा सा अटपटा नंबर है, कभी कभी हो सकता है कि आपको इस तरह से पेयर बना के दे, तो 7 में ही देख लेते हैं। अगर हम इसको लेते हैं मान लो कितना, इसको 2n = 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, यानी ये वैल्यू 6 हो जाएगी। ये हमको पता है क्या वैल्यू, ये वैल्यू थोड़ी क्या होगी, 7 से छोटी होगी। वैल्यू जो हमारी वैल्यू आ रही वह क्या होगी, 7 से छोटी होगी। थोड़ा सा आप इसको समझना ध्यान से
कि जो वैल्यू हमारी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 रख दिया, लेकिन जो यहाँ पे हमने एन लिया है 2, तो 2 6 आ रहा है, तो यानी इसका मतलब कि एन की जो वैल्यू होगी वह 2 से क्या होगी, थोड़ी बहुत बड़ी होगी। तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 से बड़ी होगी। तो 3 से बड़ी होगी तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। इसे एक दूसरे एग्जाम्पल में रख के देखते हैं। जैसे अगर मान लो हमको इस तरह से दिया हो कि मान लो अगर यही वैल्यू दे देता 12 + √12 प्लस इस तरह से दिया होता, तो आप डायरेक्ट बोल देते कि एक्स की वैल्यू कितना होगी, n + 1, तो यह हो जाएगा 12। तो यह वैल्यू एक 4 होगी। तो दूसरा अगर हम एक 3 ले लें, n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 × 4 यह एग्जैक्ट पेयर बनेगा। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 आ गई तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, n + 1, यानी कितना, 4 हमारा आंसर होगा। अब इसी में हमसे दूसरी कंडीशन, दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जहाँ प्लस हो रहा है, आप यहाँ पे माइनस पूछ ले, जहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट, अब यहाँ पे क्या करें, माइनस करें। तो ये इस तरह प्रकार से हो, मान लो, ठीक है, माइनस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इस कंडीशन में आप जान लेना कि जो हमारी y की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट बोलोगे, x की वैल्यू जो हमारी होगी वह अब होगी, x की वैल्यू होगी n + 1, तो x की वैल्यू अभी भी वही होगी, लेकिन y की वैल्यू कितना हो जाएगी, n हो जाएगी केवल। यह एक अल्टरनेट मेथड है। अगर आपको यह याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम तो मेथड जानते हैं कि y बराबर कितना होगा, 1 + √1 + 4x अपान में कितना, 2a, 2। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यह हो गया हमारा दूसरा। एक तीसरा प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो इस तरह से पूछा जाए कि y बराबर अगर हमको दे रखा हो कि रूट में x इंटू रूट में x इंटू रूट में x, ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका, सबसे आसान कंडीशन है। इसमें क्या होगा, इसमें आप y बराबर जो बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे कि y बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी वह कितना होगी, y बराबर होगा x की पावर, y बराबर क्या होगा। तो इसमें बस हाँ, इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर इनफाइनाइट तक है तो यह वैल्यू y के बराबर कितना हो जाएगी, y बराबर हो जाएगी आपकी x। अगर यह वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक है तो y की बराबर वैल्यू हो जाएगी, y बराबर x हो जाएगा। यह तीसरा। और चौथे प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो इस तरह से दिया हो कि y बराबर में मान लो √x डॉट डॉट कहाँ तक, n टाइम्स तक, यानी इनफाइनाइट तक नहीं होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी x टू दी पावर, ठीक है, 2 की पावर n-1, ठीक है, डिवाइड बाई कितना, n है। इसको इधर से लिख देते, फिर से बड़े से थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, हो जाएगा 2 दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई कितना, n, सॉरी 2 की पावर n। यह हो गया हमारा लास्ट। तो देखो एसएससी में अभी इतना ज़्यादा डीप कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर देखो मैं लिखने के लिए सब बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ को याद ही कर लो। अगर आपको बेसिक समझ में है और आपकी अच्छी कैलकुलेशन है तो आप इजीली निकाल सकते हो सारी चीज़ों को। अब थोड़ा एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सब में। जैसे मान लो यही हमारा है कि हमको दे दिया है कि इस तरह से हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए कि दिया कि y बराबर मान लो √a और √a। अब पूछा जाए बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीका होगा कि आप बिल्कुल बेसिक कर सकते हो तो करो। हम क्या करेंगे, एक बार y का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, a और √a। फिर एक बार इस y स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये पावर 4 हो जाएगी a², और एक बाहर a आ जाएगा, फिर √a। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2⁴ हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो y⁴ का स्क्वायर करोगे तो यह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 16 मत कर देना। इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a², ये कितना मिलेगा a, फिर √a, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा a², ये कितना हो जाएगा a। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। y⁴ हो गया, तो यहाँ पे 8 4 12, 12 3 15, a की पावर 15। तो a की वैल्यू हमसे पूछा हो या y की वैल्यू पूछा हो तो क्या कहोगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 15/16। यह तरीका हुआ कि आप चाहो तो बेसिक से करो,
लेकिन मान लो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे, कितना हो जाएगा। और अगर आप याद कर सकोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर, आप बोलोगे 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n। ज़रा सॉल्व करते हैं। a की पावर, n की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, 4 बार a आया, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। सॉल्व करो। a की पावर 2 की पावर 4, 16, 16 में से गया 15, डिवाइड बाई 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, 15 बटा में 16। तो ये चीज़ आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहो उस तरह से करो। देखो अभी इसमें अगर बताने को मैं बताऊँ तो एक दो और टाइप है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट तो इतना ही था। कॉन्सेप्ट तो समझ लो आपका वहीं पे समाप्त हो गया जहाँ पे मैंने लॉ ऑफ इंडाइसेस बता दिया। यानी बात करें तो यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, जहाँ हमने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्ट, उसके बाद लॉ ऑफ सर्ट बताया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद क्या है, जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई है उसका एप्लीकेशन है। यानी जैसे यह है, अगर आपको प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ सर्ट की पता है तो आप खुद से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, राइट। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में देखा गया कि कुछ डिफरेंट इस प्रकार से एक पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको क्या किया गया है कि एक टाइप बना दिया गया है, ताकि आप जानते रहो कि, क्योंकि इससे जैसे यह पैटर्न है इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको डायरेक्ट समझ लो। इसके लिए एक फार्मूलेट कर दिया गया कि इसको एक फार्मूले में बना दिया गया, ताकि जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सको। तो इसी तरह से और टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को हम फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, तभी हमको ज़्यादा अच्छी समझ होगी। तो वीडियो केवल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इस पे बस हम क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।